चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड का थर्ड वीडियो लेक्चर कवर करेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, देखिए टैक्सोनॉमी है क्या। टैक्सोनॉमी को सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग डिफाइन करें तो इट इज साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली बॉटनी के केस में। तो टैक्सोनॉमी को सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, और उन चीज़ों को उनके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे ग्रुप में बांट देना। ठीक, तो जब आप चीज़ों को ग्रुप में बांट देते हैं, ग्रुप्स बनाना शुरू कर देते हैं कि एक जैसे लोग एक ग्रुप में होंगे और इस तरीके से आपने अलग अलग ग्रुप बना दिया, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग किस में रखते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो यही क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन भी है। अब पहले थोड़ी सी इसके हिस्टोरिकल पॉइंट की बात कर लें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए, टैक्सोनॉमी टर्म दिया किसने? टैक्सोनॉमी टर्म was given by A.P.D. कैंडोल, ऑगस्टीन P.D. कैंडोल, है ना। तो A.P.D. कैंडोल ने टैक्सोनॉमी टर्म दिया था। लेकिन टैक्सोनॉमी में सबसे ज़्यादा काम किसने किया? सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने सबसे पहले एनिमल्स को क्लासिफाई किया कि एनिमल्स ये वाइट ब्लड एनिमल्स हैं और ये रेड ब्लड एनिमल्स, यानी ई नेमा और ए नेमा में उन्होंने उसको क्लासिफाई किया। लेकिन वो एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले किया था कैरोलस लिनियस ने। इसीलिए कैरोलस लिनियस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हो जाएंगे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी? टैक्सोनॉमी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप जानते हैं कि धरती पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम उनकी पूरी बायोडाइवर्सिटी की बात करें, यानी कितनी प्रजातियां हैं, तो जो IUCN की डेटा बताता है, तो IUCN के डेटा के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन से 1.7 मिलियन, है ना, उतने स्पीसीज आपको मिलेंगे। और दूसरे डेटा के अकॉर्डिंग और ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, जैसे अर्नस्ट मेयर कहते हैं कि नहीं, कम से कम 5 to 7 मिलियन स्पीसीज होनी चाहिए। तो खैर, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की संख्या क्या है? ह्यूज नंबर, बहुत ज़्यादा संख्या है, ह्यूज नंबर। और ह्यूज नंबर के साथ साथ क्या है, ह्यूज वैरायटी भी है। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होना, बहुत ज़्यादा नंबर होना, इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? स्टडी का। कि आप कैसे स्टडी करेंगे भाई, एक एक इंडिविजुअल को पकड़ करके स्टडी करना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर, इम्पॉसिबल वर्क है ना। इसीलिए इनको क्लासिफाई करना ज़रूरी था ताकि हम स्टडी को आसान बना सके। क्योंकि जब एक ग्रुप के लोग एक साथ हो जाएंगे तो एक का कैरेक्टर अगर हम पढ़ेंगे तो वो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसलिए स्टडी हमारी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ह्यूज नंबर, ह्यूज वैरायटी। तो ये जो ह्यूज वैरायटी मैंने लिखा है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी वैरायटी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या रहा? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, उनकी कितनी वैरायटीज हैं, कितनी प्रजातियां हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक, बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो F.W. रोजन ने दिया था। तो बायोडाइवर्सिटी को आप समझ चुके हैं। अब बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की जो सबसे पहले स्टडी की गई, स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स,
जब ये स्टडी किया गया बायोडाइवर्सिटी में कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच क्या रिलेशन बन रहा है, तो इस स्टडी के फील्ड को क्या बोला गया? इस स्टडी के फील्ड को बोला गया सिस्टेमेटिक्स। क्या बोला गया? सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की स्टडी और उसके बाद ऑर्गेनिजम्स के बीच रिलेशन निकालना, ये हमारा किस में आ गया? सिस्टेमेटिक्स में। तो यही सिस्टेमेटिक्स से ही टैक्सोनॉमी की शुरुआत हुई। ठीक है, सिस्टेमेटिक्स यानी स्टडी, सिस्टेमेटिक स्टडी कह सकते हैं। तो सिस्टेमेटिक तरीके से स्टडी करने के लिए ये वर्ड दिया गया। अब सवाल उठता है ये वर्ड किसने दिया? तो ये वर्ड सबसे पहले यूज किया था कैरोलस लिनियस ने अपने क्लासिफिकेशन के दौरान। ठीक है, तो टर्म सिस्टेमेटिक्स was given by Carolus Linnaeus। कैरोलस लिनियस ने सिस्टमेटिक टर्म दिया था। ठीक है, फिर आगे चल करके सिस्टमेटिक्स को और ब्रॉड किया गया, जो आज का मॉडर्न सिस्टमेटिक्स है, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। आज के डेट में अगर आप रिलेशन निकालेंगे टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में, तो आज की डेट में टैक्सोनॉमी इज पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स। ठीक है, और उस ब्रॉड फील्ड को नाम दिया गया न्यू सिस्टमेटिक्स। तो एक और टर्म आपके सामने आ गया, न्यू सिस्टमेटिक्स। तो न्यू सिस्टमेटिक्स किसने दिया? गिवन बाय जूलियस हक्सले। तो जूलियस हक्सले ने न्यू सिस्टमेटिक टर्म दिया। अब इसमें और सिस्टमेटिक में क्या फ़र्क है? देखिए, न्यू सिस्टमेटिक्स क्या है ना? इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन और बाकी चीज़ों को करना। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल इंफॉर्मेशन एंड फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशन को इंक्लूड कर लिया गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब ये बेसिक फर्क हो गया। अब दोनों को फिर से समझ लीजिए। देखिए, जो सिस्टमेटिक्स है ये इसकी शुरुआत किसने की? लिनियस ने। तो लिनियस ने पहली बार सिस्टमेटिक्स के को लेकर के क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, और इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फिर सिस्टमेटिक्स उस समय जो था वो बहुत प्रिमिटिव ऑर्डर में था। लिनियस ने जो भी क्लासिफिकेशन किए, ठीक है, उसको वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी और कुछ ग्रॉस फीचर्स को लेकर के ही किया। तो बेसिकली उनका कंसर्न मॉर्फोलॉजी पे था। ठीक है, सभी डेटा और सभी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करते थे। तो उस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया और अपने उस क्लासिफिकेशन को उन्होंने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में लिखा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चल करके जब और साइंटिस्टों ने इस पर वर्क करना शुरू किया तो उनको लगा नहीं, सिर्फ कुछ फीचर्स लेकर के क्लासिफिकेशन करना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि और चीज़ों को जोड़ते गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, यानी उसका साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, उसके केमिकल कंटेंट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सारी चीज़ें, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को लेकर के जब क्लासिफिकेशन दिया गया, तब उस नए फील्ड को नाम दिया गया न्यू सिस्टमेटिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। और अब हम इसमें, चूंकि टैक्सोनॉमी को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो पहले हम लोग टैक्सोनॉमी को ही डिटेल में बात करेंगे और फिर इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब टैक्सोनॉमी के पहले बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। देखिए, टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन, अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप होते हैं। तो पहले उन स्टेप्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बेसिक स्टेप क्या है? देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स इन टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी में 4 बेसिक स्टेप हैं। पहला स्टेप है आपका कैरेक्टराइजेशन।
सबसे पहला काम आप जो करेंगे कैरेक्टराइजेशन। दूसरा स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तीसरा स्टेप होगा आपका क्लासिफिकेशन। और चौथा स्टेप होगा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये 4 बेसिक स्टेप होते हैं। ये 4 बेसिक स्टेप मिला करके, ठीक है, तो जो टेक्सोनॉमी के 4 बेसिक स्टेप हैं वो आपके क्या हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, अगर आप उसको क्लासिफाई करना तो सबसे पहले आपको उसको डिस्क्राइब करना होगा कि उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म का हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले तो उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई, उसके बाद एनाटॉमी हो गई। ठीक है, मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गया, बिहेवियर एटसेट्रा, मतलब जो भी उसके बारे में नॉलेज है वो सारी बातों को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो डिस्क्राइब करने से क्या होगा? उसका एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब उस कैरेक्टर के बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई मतलब कि उसके कैरेक्टर को मैच कराएंगे कि वो क्लासिफिकेशन के किस ग्रुप से मैच कर रहा है। ठीक है, किससे मैच कर रहा है, किससे डिफरेंट है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कैरेक्टर we will find match of organism। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका हम लोग मैच करेंगे कि वो किस ग्रुप से मैच कर रहा है। ठीक, अब जब मैच कर गया, जिस ग्रुप से उसकी सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उस ग्रुप में उसको प्लेस कर देंगे। तो जब आप उसको प्लेस कर देते हैं उस ग्रुप में, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन मैचिंग ग्रुप। तो जो मैचिंग ग्रुप है उसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं? प्लेस कर दे रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो यानी हमने पहले उसको उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन किया, फिर कैरेक्टर्स के बेसिस पे देखा वो किस ग्रुप से सिमिलरिटी शो कर रहा है, और फिर उस ग्रुप में उसको रख दिया। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब चूंकि नया ऑर्गेनिज्म है तो हमें उसको कुछ नाम भी देना होगा। तो फाइनली हम लोग उसको क्या करेंगे? एक नाम देंगे, है ना। टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम, है ना। फिर ऑर्गेनिज्म को हम लोग साइंटिफिक नेम दे देंगे। तो ये आपके जो 4 प्रोसेस हैं ये टैक्सोनॉमी को के बेसिक प्रोसेस हैं और यही टैक्सोनॉमी को डिफाइन करते हैं। क्लियर? चलिए, तो टैक्सोनॉमी के बेसिक स्टेप्स हो गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की। देखिए, टैक्सोनॉमी के बहुत सारे टाइप हैं, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। देखिए, एक है आपका अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी, ठीक है। अल्फा टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। अगर आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट्स को, या जनरली ये प्लांट के लिए अप्लाई होता है, तो प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा टैक्सोनॉमी बोलेंगे। ठीक है। दूसरा है बीटा टैक्सोनॉमी। अब बीटा टैक्सोनॉमी को हम लोग बायोसिस्टमैटिक्स बोलते हैं। इसी का नाम है बायोसिस्टमैटिक्स।
यानी ये लिनियस वाला सिस्टमेटिक्स है, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। तो बीटा टैक्सोनॉमी यानी बायोसिस्टमेटिक्स। तो बायोसिस्टमेटिक्स में क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑल इंफॉर्मेशन, जितने भी इंफॉर्मेशन हमें पता है, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, सेल प्रॉपर्टीज़, उन सब बेसिस पे, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत आपके कुछ दूसरे सब डिवीज़न होते हैं, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स, इसी में आपका आता है साइटोटैक्सोनॉमी, इसी में आपका आता है कीमोटैक्सोनॉमी, और इसी में आपका आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इस तरीके से साइटोटैक्सोनॉमी मतलब देखिए, देखने में तो लग रहा होगा साइटो मतलब साइटोलॉजी, सेल की प्रॉपर्टी, लेकिन एक्चुअल में पूरे सेल को ध्यान नहीं दिया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी में सिर्फ हम क्रोमोसोम नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम प्रॉपर्टीज़ और उसके नंबर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसको साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर पे जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग किस में रखते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी में। कीमोटैक्सोनॉमी यानी केमिकल्स, जैसे प्लांट्स में आप देखेंगे, प्लांट्स में बहुत सारे केमिकल्स यूनिक होते हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में पाए जाते हैं। जैसे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप से बहुत अच्छी एरोमा यानी खुशबू आती है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में ऑयल होता है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में मिल्की लेटेक्स पाए जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ केमिकल है जो एक पर्टिकुलर फैमिली में ही कन्फाइंड है, तो उस बेसिस पे हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी, यानी क्लासिफिकेशन based on chemicals in प्लांट्स के केमिकल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, इसमें हम एक साथ हजारों कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस तरह के क्लासिफिकेशन में थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स को आप एक टाइम में कंसीडर कर सकते हैं, तो वो आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, है ना। तो अब इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर को एक साथ ले करके, ठीक, और उस डेटा को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूले में रखते हैं, यानी बायोस्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और इसमें मैनुअल क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टैक्सोनॉमी आपका जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है ना। तो इसमें क्या है, थाउजेंड्स of characters can be considered together, and by use of biostatistics and computer we done classification। तो इस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो गई। इसके बाद तीसरा आपका आता है ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है, फाइलोजेनेटिक बेस्ड, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी जब आप कंसीडर करेंगे एलॉन्ग विथ ऑल कैरेक्टर, सभी कैरेक्टर तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड करेंगे तो वो आपका किस में आ जाएगा, ओमेगा टैक्सोनॉमी में, है ना। तो क्लासिफिकेशन
बेस्ड ऑन ऑल कैरेक्टर्स एंड, सभी कैरेक्टर्स हो जाएंगे, एंड फाइलोजेनेटिक, कहीं पे भी फाइलोजेनेटिक टर्म आ जाता है मतलब सीधा सा मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशन का, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आपका ओमेगा टेक्सोनॉमी होता है। क्लियर। अब ये जितने भी टेक्सोनॉमी हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये सब आपके क्या हैं, ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी में आती हैं। मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है? मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, क्योंकि आज की डेट में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस पे है। तो मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी को हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमी में रखते हैं, यानी डीएनए, आरएनए या पर्टिकुलर प्रोटीन के सीक्वेंसेस की सिमिलरिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम रखते हैं किसमें, मॉडर्न या मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में। तो लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस। ठीक है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस, इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉडर्न टेक्सोनॉमी होता है। तो ये आपके कुछ पर्टिकुलर टाइप के टेक्सोनॉमी के फील्ड हो गए। अब इसके बाद इस टेक्सोनॉमी में हम लोग बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को समझने के लिए हमें सबसे पहले टैक्सॉन को समझना पड़ेगा। तो चलिए टैक्सॉन की बात करते हैं। तो देखिए टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी के टाइप्स आपने देख लिए जो बेसिक टाइप्स थे। अब टैक्सोनॉमी में जो हायरार्की है, उस हायरार्की को समझने के लिए हमें पहले टैक्सॉन को समझना पड़ेगा। टैक्सॉन का मतलब क्या होता है? टैक्सॉन का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, टैक्सॉन का मतलब क्या होता है? ग्रुप। अब ग्रुप छोटा भी हो सकता है, ग्रुप बड़ा भी हो सकता है। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप होंगे जिनमें कम लोग होंगे, कम रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कुछ ऐसे भी ग्रुप होंगे जिसमें बड़े रिप्रेजेंटेटिव होंगे, काफ़ी लोग होंगे, तो बड़ा ग्रुप होगा। तो इसीलिए किसी भी ग्रुप को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सॉन। इसीलिए जो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग प्रॉपरली, जो उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, वो क्या होता है? इट इज ग्रुप ऑफ एनी रैंक, और रैंक को ही हम लोग कैटेगरी बोलते हैं, एनी रैंक और कैटेगरी। तो किसी भी रैंक या कैटेगरी, रैंक मतलब वही छोटा बड़ा ग्रुप जो है, ठीक है, किसी भी रैंक या कैटेगरी का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सॉन। टैक्सॉन टर्म किसने दिया? देखिए टर्म टैक्सॉन was given by Adolf Meyer. Adolf Meyer, Abbich. एडोल्फ मेयर एबिच। तो टैक्सॉन टर्म जो है वो एडोल्फ मेयर एबिच ने दिया था। क्लियर? तो टैक्सॉन क्या है? ग्रुप हो गया, ग्रुप है, छोटा साइज बड़े साइज सबका हो सकता है। तो टैक्सॉन को समझने के लिए एक चीज़ और हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कई बार टैक्सॉन और कैटेगरी का, कि कैटेगरी या रैंक और टैक्सॉन में क्या डिफरेंस है। तो जैसे एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन ले, जैसे ह्यूमन का ही क्लासिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, ह्यूमन के का जो सिस्टमेटिक पोजीशन वो है क्या? तो देखिए किंगडम, एनिमेलिया, ठीक है, फाइलम, कॉर्डेटा, क्लास, मैमेलिया,
उसके बाद ऑर्डर, प्राइमेटा, फैमिली, होमोनिडी, जीनस, होमो और स्पीसीज सैपियंस। ठीक है, तो ये ह्यूमन का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, यानी उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन हो गई। अब इसमें देखिए जो मैंने इधर ये सब लिखा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, ठीक है, ये क्या है, और इसमें बिलोंग करने वाले ये जो ग्रुप्स आपके बने हैं ये क्या है। ठीक है, तो ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये इनका रैंक है एक्चुअल में। ये क्या बता रहा है, रैंक, इसी को रैंक या कैटेगरी बोलते हैं। और जो ग्रुप इसमें बन रहे हैं जैसे किंगडम एनिमेलिया, तो सभी एनिमल एक साथ आ गए, एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, तो ये टैक्सॉन हो गया। ठीक है, तो इधर के जितने ग्रुप बन रहे हैं ये टैक्सॉन है, तो ये काफ़ी बड़ा ग्रुप हो गया। फिर उस एनिमल में हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइलम। फाइलम में कौन आ रहा है, कॉर्डेट्स। तो जितने भी कॉर्डेट हैं उनका एक ग्रुप हो गया। कॉर्डेट यानी वो एनिमल जिनमें आपका वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन पाया जा रहा है, तो बैकबोन है तो वो आपके कॉर्डेट वाले हो गए, तो ये एक टैक्सॉन हो गया, लेकिन इससे छोटा टैक्सॉन हुआ। ठीक, फिर उसके बाद क्लास मैमेलिया, यानी अब कॉर्डेट में भी हम सिर्फ मैमल्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें मेमोरी ग्लैंड है। फिर उसमें और छोटे ग्रुप में आ रहे हैं, प्राइमेट्स में आ रहे हैं, प्राइमेट्स के बाद होमोनिडी, फिर होमो, फिर सेपियंस। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट टैक्सॉन आपको क्या मिला, स्पीसीज। स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट फंडामेंटल टैक्सॉन। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल टैक्सॉन आपका क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, अब ये जो टैक्सॉन है आप देख सकते हैं, अगर हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो धीरे धीरे ग्रुप की साइज बढ़ रही है, क्योंकि स्पीसीज स्मॉलेस्ट हो गया, तो एक जैसे स्पीसीज मिल करके जीनस बना लेंगे, तो जीनस एक बड़ा ग्रुप होगा। फिर मिलते जुलते जीनस मिल करके फैमिली बना लेंगे, तो वो और बड़ा ग्रुप होगा। फिर एक जैसी फैमिलीज ऑर्डर बना लेंगी, फिर एक जैसे ऑर्डर के लोग मिल करके क्लास बनाएंगे, फिर मिलते जुलते क्लास मिल करके फाइलम, और फाइनली किंगडम। तो इस तरीके से धीरे धीरे ग्रुप बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो छोटे से बड़े की तरफ ये जो ऑर्डर हम लोगों ने लगाया है, जो अरेंज किया है, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है, लोअर टू हायर, ठीक है, जो अरेंजमेंट हमारा लोअर टू हायर, इसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, ये दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटा आपका स्पीसीज है। ठीक है, उसके बाद जीनस है, फैमिली। अब इसको भी हम लोग कैटेगराइज करेंगे अलग अलग तरीके से, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन यानी हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप किस आधार पे बनता है, सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे, एक जैसे कैरेक्टर के लोगों को एक साथ रखेंगे तो एक ग्रुप बनेगा। ठीक, और वो ग्रुप आपके सामने है। ठीक, और उस ग्रुप को आप टैक्सॉन बोल रहे हैं। फिर टैक्सॉन का जो अरेंजमेंट है कैटेगरी वाइज, उसके रैंक वाइज, जैसे एनिमेलिया एक टैक्सॉन है तो इसका रैंक क्या है, किंगडम, सबसे बड़ा रैंक। कॉर्डेटा एक टैक्सॉन है, इसका रैंक या कैटेगरी क्या है, फाइलम है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको अरेंज किया हुआ है। तो लोअर से हायर तरफ जो अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि फंडामेंटल, मैंने यहाँ एक वर्ड यूज कर लिया, देखिए फंडामेंटल टैक्सॉन। तो कुछ टैक्सॉन फंडामेंटल होते हैं, कुछ टैक्सॉन नॉन फंडामेंटल होते हैं। तो फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल क्या हैं, और प्लस इनमें भी हम फर्दर कुछ ग्रुप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए जो टैक्सॉन या कैटेगरी है, ठीक है, हम दोनों की बात कर ले रहे हैं, टैक्सॉन की और कैटेगरी की भी। तो टैक्सॉन या कैटेगरी को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल टैक्सॉन या कैटेगरी, दूसरा नॉन फंडामेंटल
टैक्सॉन, और इसी को इंटरमीडिएट कैटेगरी भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कैटेगरी, तो फंडामेंटल टैक्सॉन या फंडामेंटल कैटेगरी, और नॉन फंडामेंटल टैक्सॉन या इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो फंडामेंटल में का मतलब क्या है, जो सबके लिए अप्लाई हो। जैसे किंगडम, किंगडम सबका होगा, लेकिन सब किंगडम कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। इसी तरह से क्लास, सबका क्लास होगा, लेकिन सुपर क्लास या इंफ्रा क्लास या सब क्लास ये कुछ पर्टिकुलर ग्रुप में ही पाया जाता है। तो जो क्लासिफिकेशन का ग्रुप सबके लिए अप्लाई नहीं है, सब में नहीं बन पाता है, उसको हम लोग नॉन फंडामेंटल में रखते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल टैक्सॉन हमारे पास कितने हैं, टोटल 7, टोटल 7। ठीक है, कौन कौन से 7 है, देखिए अभी हम लोगों ने लिखा था, किंगडम वाला टैक्सॉन हो जाएगा, फाइलम, प्लांट में फाइलम की जगह डिवीजन लिखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, प्लांट में फाइलम नहीं लिखा जाता, प्लांट के क्लासिफिकेशन में लोग डिवीजन लिखते हैं। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये आपके 7 फंडामेंटल क्या हो गए, टैक्सॉन हो गए। नॉन फंडामेंटल में कौन आएगा, जैसे सब किंगडम, जैसे मैं बात कर रहा था, सब किंगडम की बात कर रहा था, सब फाइलम की बात कर रहे थे। ठीक है, सुपर क्लास, एटसेट्रा, इसी तरीके से बहुत सारे बनते हैं, तो इनका संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो फंडामेंटल है वो हमारे पास सिर्फ 7 है। अब देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन था, स्पीसीज, स्पीसीज का टैक्सॉन सबसे छोटा है, ये सबसे छोटी कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ से ले करके और फैमिली तक ये हमारे छोटे ग्रुप्स हैं। ठीक है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये क्या है, छोटे ग्रुप हैं। तो छोटे ग्रुप हैं इसीलिए इनको बोलते हैं लोअर टैक्सॉन। तो पूछेगा लोअर टैक्सॉन कौन कौन है, तो लोअर टैक्सॉन में आपका स्पीसीज, जीनस, फैमिली आ जाता है, और ऊपर के जो 4 हैं ये आपके क्या है, हायर टैक्सॉन, क्योंकि ये बड़े ग्रुप हैं तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, हायर टैक्सॉन बोलेंगे। क्लियर, तो इस तरीके से टैक्सॉन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बाद नॉमेनक्लेचर के रूल्स और बाकी क्लासिफिकेशन के दूसरे सिस्टम्स की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।